हाय फ्रेंड्स, माइक्रोइकोनॉमिक्स के नए चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। पुराने दो लेक्चर्स के अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ा था कि एक सर्कुलर फ्लो के अंदर टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो कैसे होता है। अब नेशनल इनकम पे जाने से पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद ही आप नेशनल इनकम को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि वो कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो क्या होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है सी अंकित कैंप और इस चैनल के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जानने में हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि नेशनल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे नेशनल का मतलब है एक कंट्री, एक इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडिया की जब नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मिलता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करें, देश की इनकम क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी देश की इनकम के बारे में जानना है तो उस देश की एक जीडीपी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि उस देश के अंदर टोटल कितना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो बहुत मेन चीज आती है वो आती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो तरीके की एक्टिविटीज की जाती हैं। अब उन एक्टिविटी को आप बोल सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्रोडक्टिव नेचर की है और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। अब एक्टिव एक्टिविटी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कैसे डिफाइन होती है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी सिंपल है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके खत्म होने के बाद हमारे पास गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके खत्म होने के बाद हमारे पास कोई गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन नहीं होती वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाती है। अब सवाल ये आता है कि जीडीपी के अंदर या नेशनल इनकम, जीडीपी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने में तो आप इसको नेशनल इनकम मान लीजिए। किसी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी का क्या रोल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ। प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके एंड होने पे हमारे पास कुछ गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। नाउ ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी फर्दर डिवाइड होती है कि या तो ये हो सकती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो ये हो सकती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर आपको समझना है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। नाउ टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं इनके कुछ कीवर्ड से। जब भी हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे भी है, प्रोडक्शन नॉन इकोनॉमिक के अंदर भी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के एंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन का क्या मतलब है। कोई भी ऐसी प्रोडक्शन जिसको बनाया इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको बाद में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। मतलब अगर आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, उस फैक्ट्री सेटअप करने के बाद आपने कोई जूतों का प्रोडक्शन किया, तो अगर वो जूते आपने बेचने के पर्पज के लिए बनाए हैं तो उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है, जिनका ऑब्वियस बात है दे आर नॉट मेंट फॉर सेल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पे जाके कोई जूते की चैरिटी कर दी, वो जूते मैंने इसलिए खरीदे थे या इसलिए बनाए थे क्योंकि मैं उनको बेचना नहीं चाहता था, मैं उनको चैरिटी के पर्पज के लिए देना चाहता था, तो वो एक्टिविटी कैसे हो जाएंगी, वहां पे भी कुछ का प्रोडक्शन हुआ है, या तो कुछ प्रोक्योर किए गए हैं या तो प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन उनका जो एंड मोटिव था वो बेचने का नहीं था। एग्जाम्पल चैरिटी हो गया। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, इनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्टिव के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज बनते हैं मार्केट वैल्यू तो उनको भी होती होगी। जो जूते मैंने सर्विस किसी चैरिटी को दे दिए, एज अ डोनेशन दे दिए, एज अ गिफ्ट दे दिए, तो मार्केट वैल्यू तो उनकी भी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इन प्रोडक्ट की कोई मार्केट नहीं होती। जब भी कोई गुड एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर आ जाता है तो उनकी कोई मार्केट नहीं होती। क्योंकि उनकी कोई मार्केट नहीं है, देखो मार्केट प्राइस कहाँ से निकल कर आता है, मार्केट वैल्यू कहाँ से निकल कर आती है, मार्केट वैल्यू या प्राइस निकल कर आता है उसकी मार्केट से, जहाँ पे कोई खरीदने वाला है और जहाँ पे बेचने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई खरीदना बेचने वाला बंदा ही नहीं है तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती।
और क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जूते आपने किसी को चैरिटी के लिए दे दिए, अब अगर कोई बंदा आपसे आके पूछेगा कि भाई उन जूतों के बदले में क्या मिला, आपने किसी को कुछ दिया तो बदले में वो क्या मिला, तो आप क्या बोलते हो कि भाई इससे कोई डेफिनेशन नहीं है, दिस इज प्राइसलेस। तो इसलिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर हमें एक मार्केट वैल्यू देखने को मिलती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर हमें कोई मार्केट या मार्केट वैल्यू देखने को नहीं मिलती। और फाइनली नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी को किया क्यों जाता है? इसका मेन पर्पस है कि जो हमारा अपना ह्यूमन वेलफेयर है हम उसको प्रमोट कर सकें। एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप कुछ चैरिटी का काम करते हो या जब आप किसी को कुछ डोनेशन देते हो या गिफ्ट देते हो। लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे पर्पस क्या है, सेल करना, जिस प्रोडक्ट पे मार्केट वैल्यू है, तो इसको या तो सरकार देती है या तो कोई पब्लिक सेक्टर देता है। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर सरकार दे रही है या कोई पब्लिक सेक्टर दे रहा है तो इसका मतलब अगर आपको ये कोई ऐसा सेक्टर दे जो कि आपसे पैसे कमाना चाहता है तो वो मार्केटेबल हो जाएगा। मतलब मार्केटेबल है, मतलब वो बेचा या खरीदा जा सकता है। या अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो वो क्या बन जाता है, नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर ही दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होते हैं मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स और एक होता है नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स। मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके नाम से पता लग रहा है कि इन प्रोडक्ट्स की एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, इनको खरीदा और बेचा जा सकता है। नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स वो बताते हैं कि इनकी कोई एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं है। ठीक है, इनको फॉर एग्जांपल अगर आपको जो गवर्नमेंट है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस देती है, या आपको एम्बुलेंस की सर्विसेज मिलती है, या आपको हाईवे की सर्विस मिलती है, या मार्केट कोई ऐसी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हाईवे खरीदे और बेचे जाते हैं। भाई हाईवे का बनाने का पर्पस क्या है? हाईवे का बनाने का पर्पस है कि लोग उसको यूज करके ट्रैवल कर सकें, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, लेबर की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इनकी कोई एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस हाईवे की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उस हाईवे की कोई कॉस्ट है, उस हाईवे को बनाने में कोई लागत लगी है, उसका टोल कलेक्ट होता है, लेकिन वो हाईवे इन इटसेल्फ इज अ नॉन मार्केटेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी, आई होप। बात ये आती है कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में इसका क्या रिलेवेंस है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी चाहे वो मार्केटेबल नेचर की हो चाहे वो नॉन मार्केटेबल नेचर की हो, वो आपकी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ पे आई नो कि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं उनको आप नेशनल इनकम में क्यों कैलकुलेट करते हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स बेशक अपने को मार्केट नहीं करते, पुलिस की सर्विस खरीदी या बेची नहीं जाती, एम्बुलेंस जो सरकार चला रही है उसकी सर्विस खरीदी या बेची नहीं जाती, लेकिन वो हेल्प करते हैं बाकी मार्केटेबल इवेंट्स को अच्छी तरह होने में। अगर पुलिस नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस प्रॉपरली अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। आए दिन उसके यहाँ पे कोई ना कोई चोरी होती रहेगी, कोई उसकी बिल्डिंग को आके आग लगा के चला जाएगा, कोई कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर बिल्डिंग को आग लगा के चला जाएगा, अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जितनी भी नॉन मार्केटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मार्केटेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, तो उनका एक सपोर्टिव रोल है। तो इसलिए बेशक उनकी कोई एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं है बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इससे आप एक और चीज कह सकते हैं कि जितनी भी मेरी मार्केटेबल एक्टिविटीज हैं, ऑल मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आर माई इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, बट ऑल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स आर नॉट मार्केटेबल। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स मार्केटेबल भी हो सकते हैं और नॉन मार्केटेबल भी हो सकते हैं। सारे मार्केटेबल कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट तो हैं लेकिन सारे इकोनॉमिक प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन मार्केटेबल भी है। इसके बाद जो दूसरा आपको मेन डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी आती है, वो होते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। जिसको अगर आपको याद हो, हमने अपने सर्कुलर फ्लो के अंदर जब हम टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे, जब हमने प्रोडक्शन मेथड को पढ़ा था तो हमने आईसीआईसी करके लिखा था, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आती है इंटरमीडिएट गुड्स से।
बहुत सारे लोगों को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये डिस्टिंक्शन आपको जानने की जरूरत क्यों है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि एक ओवरऑल नेशनल लेवल की बात करता है, वहाँ पे ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की क्यों जरूरत है। सबसे पहला उसका रीजन है, और जो कि बहुत ही बेसिक रीजन है, कि जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। डबल काउंटिंग मतलब किसी भी चीज को आपने दो बार काउंट कर लिया। और दूसरा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से होता क्या है, आपकी जो नेशनल इनकम है उसका ओवर एस्टिमेट हो जाता है। इस ओवर एस्टिमेशन को ठीक करने के लिए हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करना होता है। और इस डबल काउंटिंग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फाइनल रूट्स क्या है और इंटरमीडिएट रूट्स क्या है। तो सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करते हैं। बड़ा बेसिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट ए बनता है। अब प्रोडक्शन कैसे होती है, सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। मान लीजिए रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया 100 रुपये का, प्रोडक्ट है इन रुपीज़। उसके ऊपर उस फैक्ट्री ने कोई लेबर वगैरह लगाई, लेबर की कॉस्ट थी 50 रुपये। तो अब जो कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की वो हो गई 150 रुपीज़। अब क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिकेगा। मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन है 20% का, दैट इज 30 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 180 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ क्या है कि सर यहाँ पे अगर मैं गुड्स की बात करूँ, ये देखिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं। पहले लेबर क्या है, लेबर एक सर्विस है, हम अभी सर्विस की बात नहीं कर रहे, अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर दो गुड्स हैं। एक गुड क्या है, एक गुड है जो रॉ मटेरियल आप मार्केट से खरीद के लेकर आए हैं, और एक है आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है। ये दो गुड्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ टू एक्सप्लेन व्हाट इज फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल है और जो ये फाइनल प्रोडक्ट है, दोनों ही गुड्स हैं, लेकिन रॉ मटेरियल को यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है। तो क्योंकि इस रॉ मटेरियल को यूज किया गया है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, ये रॉ मटेरियल अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं था, अभी भी इसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा फाइनल गुड्स की फॉर्म में आने के लिए। तो इसलिए ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम बोलते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड है, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझनी है कि सर यहाँ पे हमें दो चीजें दिख रही हैं। एक हमें दिखते हैं ये 100 रुपये, और एक हमें दिखते हैं ये 180 रुपये। अगर इकोनॉमी के अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि टोटल इनकम क्या है, मान लीजिए यही मेरी इकोनॉमी है, दिस इज द सम टोटल ऑफ माई इकोनॉमी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इस इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या है, इस इकोनॉमी की टोटल इनकम क्या है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर 100 रुपये के इंटरमीडिएट गुड्स हैं और 180 रुपये का फाइनल गुड है, तो 280 रुपये हमारे पास क्या आ गए, इस इकोनॉमी की नेशनल इनकम आ गई। सोचने में तो ये चीज़ ठीक लग रही है, क्यों, क्योंकि सर ये 100 रुपये में किसी ना किसी ने, ये जो 100 रुपये का मटेरियल है किसी ना किसी ने बनाया होगा, किसी ना किसी फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन हुई होगी, उसने अपना प्रोडक्शन किया और आपने 180 रुपये का प्रोडक्शन किया, तो 280 रुपये की नेशनल इनकम बन जाती है अगर हम टोटल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस 180 के अंदर ये 100 रुपीज भी तो एडेड है, ये 100 रुपीज आर अ पार्ट ऑफ दिस 180 रुपीज। So what happens? I have to define this 100 rupees in a manner कि ये 180 के अंदर वापस ऐड ना हो जाए। इन शॉर्ट, मेरी 280 के नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग ना हो जाए इन 100 रुपये की, एक बार अपने अंदर और एक बार 180 के अंदर। तो इसीलिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को डिफाइन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ दी, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, इस इकोनॉमी की अगर मैं नेशनल इनकम काउंट करूंगा प्रोडक्शन मेथड से, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना है 80 रुपीज का, 180 रुपीज, सॉरी, दिस इज माई नेशनल इनकम एंड नॉट दी 280 रुपीज। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक मेथड को इंडिविजुअल लेक्चर्स के थ्रू हम डील करेंगे, तो अभी उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप खाली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझें। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरी साइड है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ये सर मटेरियल इनपुट है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मटेरियल इनपुट बोला गया है, सर्विस इनपुट नहीं बोला गया। मटेरियल इनपुट क्यों है, क्योंकि ये उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं।
इनका फ्लो क्या है, ये एक स्टेज खत्म होने के बाद दूसरी स्टेज पे फ्लो करते हैं। दे फ्लो फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। इनका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टील की शीट है, वो स्टील की शीट अगर टाटा मोटर्स के पास जाती है तो वो एक शीट की फॉर्म में जाती है। टाटा मोटर सबसे पहले उस स्टील शीट को काटेगा, एक स्टेज पूरी हो गई। फिर जो कट के जो स्टील शीट्स रेडी है वो किसी और प्रोसेस में दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगी। दूसरा डिपार्टमेंट उसको बेंड करेगा, कार के शेप में बेंड करेगा। तीसरा डिपार्टमेंट वहां से वो खत्म हुआ, फिर वो तीसरी स्टेज में जाएगा। तीसरी स्टेज के अंदर उसके अंदर कटिंग वगैरह होगी, उसके एजेस को थोड़ा फाइन किया जाएगा ताकि किसी के हाथ में ना लगे। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आपका फ्लो करते हुए दिखते हैं। और क्योंकि ये स्टेज बाय स्टेज अपने आप को रिफाइन करते रहते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हर स्टेज के बाद इनकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। स्टील शीट के एग्जांपल में ही पहले एक बहुत बड़ी स्टील शीट थी, फिर आपने उसको छोटी छोटी स्टील शीट में काटा, उसके बाद उनको बेंड किया, उसमें कटिंग करी, उसमें फिर आपने नट बोल्ट फिट करे। तो आपको हर एक स्टेज के बाद उनकी जो फॉर्म है वो चेंज होती हुई दिखती है। और जो मेन पर्पज है इंटरमीडिएट गुड्स का, वो क्या है कि सर इनको फिर आगे बेच दिया जाता है, रीसेल कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स जब बन जाता है तो वो पूरा की पूरा रीसेल होता है आगे वाली प्रोसेस में। क्यों? ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। अभी भी इंटरमीडिएट गुड अपने फिनिश फॉर्म में आने के बाद भी, अगेन, इंटरमीडिएट गुड अपनी फिनिश फॉर्म में आने के बावजूद भी वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी कोई फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज होनी बाकी है। आप उसको रीसेल बोल दीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग बोल दीजिए, उसको आप ये बोल दीजिए कि सर अभी भी उसके अंदर वैल्यू एडिशन का पार्ट कुछ पेंडिंग है, अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी है, वो उस फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। इसको समझने के बाद अगर हम फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं या फाइनल गुड्स के ऊपर आते हैं तो इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। अब फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है कि ये जब हमारी प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज आती है तो उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। इनके ऊपर जितना भी फाइनल स्टेज तक काम होना था वो काम हो चुका है। नाउ दे आर रेडी टू यूज। अब क्योंकि ये रेडी टू यूज है तो इनका फ्लो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? जिनके लिए इन प्रोडक्ट को बनाया गया है। जिन लोगों के लिए इन प्रोडक्ट को बनाया गया है, आप उनको कंज्यूमर बोलिए, आप उनको यूजर बोलिए, बात एक ही है। और उनको हम क्या कर देते हैं, दीज आर सोल्ड टू फाइनल कस्टमर। यहाँ पे दो शब्द हम यूज करेंगे, कस्टमर कंज्यूमर। मैं बड़ा ही ध्यान से दोनों शब्द को यूज करूंगा। नाउ जो हमारे फाइनल कंज्यूमर है, सॉरी जो हमारे फाइनल कस्टमर है, अब वो फाइनल कस्टमर मेरे दो तरीके हो सकते हैं। एक कस्टमर वो होगा जो इसको अपने पर्पस के लिए यूज करेगा। अगर मैं आपको फ्रिज का एग्जांपल दूं, तो आपने अगर मार्केट से फ्रिज खरीदा, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस फ्रिज को अपने घर पे ले जाओगे और घर पे ले जाके उसको अपने पर्पस के लिए यूज करोगे। लेकिन एक कस्टमर में मार्केट और होगा। वो कस्टमर कौन होगा? जो रेस्टोरेंट चला रहा है, जिसकी छोटी सी कन्फेक्शनरी की शॉप है, जिसको फ्रिज चाहिए ताकि वो जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनको ठंडा रख सके ताकि वो खराब ना हो। तो इसीलिए कस्टमर के बेस पे हम गुड्स को और दो फाइनल गुड्स को और दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो कस्टमर आते हैं जिन्होंने अपने लिए इन गुड्स को खरीदा है, उनको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर। और जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं वो क्या बन जाते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो जो आपके फाइनल गुड्स हैं वो कैटेगरी क्या बन जाती है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और जो लोग उन गुड्स को खरीद रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके, वो बन जाते हैं फाइनल कैपिटल गुड्स। नाउ सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स को डील करते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या है? सर वो गुड्स हैं जो कि यूज किए जाएंगे बाय एंड यूजर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स वो हैं जो कि कोई फर्म या प्रोड्यूसर यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्ड यूज है। यूज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आगे बेच रहा है। रेस्टोरेंट ओनर जो फ्रिज खरीद के लेके गया है, वो फ्रिज बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसने फ्रिज खरीदा है यूज करने के लिए। यूज वो भी कर रहा है, यूज मैं भी कर रहा हूँ। दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? मेरा जो यूज है मैं अपने पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। आप एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने जो कुछ खरीदे हैं, मैंने जो फ्रिज खरीदा है वो किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए खरीदा। हालांकि वो बोलना गलत होगा, लेकिन उससे अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा। रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है?
उसी फ्रिज को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को फ्रेश रखने के लिए, ताकि वो अपनी सेल को इम्प्रूव कर पाए। तो जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो यूज किए जाते हैं फर्म्स और प्रोड्यूसर द्वारा, ताकि वो फर्दर अपनी क्या कर सके, टू प्रोवाइड जो भी वो अपने गुड्स और सर्विसेज, जो भी उनका एरिया ऑफ वो है कंसर्न है, वो उसके लिए उनको यूज करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल कैपिटल गुड्स के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आती है। ऐसा दोनों में फर्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर इफ यू रीड रीसेल हो रहा है, उस गुड का खुद ही रीसेल किया जा रहा है, लेकिन फाइनल गुड के अंदर उनको रीसेल नहीं करता। जो भी आपका जो प्रोड्यूसर है उनको रीसेल नहीं कर रहा, लेकिन उनको यूज कर रहा है इस पर्पज के लिए, अपने ही काम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। फाइनल गुड्स, फाइनल कैपिटल गुड्स, क्योंकि एक तरह से आप ये मान के चलिए कि प्रोड्यूसर इन गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल पाए। तो इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट गुड भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट गुड्स। और इनका एक और नाम है प्रोड्यूसर गुड। वाई प्रोड्यूसर गुड्स? क्योंकि दीज गुड्स हेल्प अ प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर और टू मेक अदर प्रोडक्ट्स। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर मशीनरीज का। अब मशीनरी क्या है सर? मशीनरी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने बनाई, ठीक है, लेकिन वो मशीनरी, मान लीजिए वो मशीनरी है जो क्लोथ के पीसेस होते हैं, बड़े बड़े कपड़ों के थान होते हैं, उनको थान को काटने के लिए एक मशीन बनाई, कटिंग मशीन बनाई। अब वो कटिंग मशीन अगर मैं खरीदूंगा तो मैं उसको, उस कटिंग मशीन को बेचने के लिए नहीं खरीदा, मैं उस कटिंग मशीन को खरीद रहा हूँ ताकि मैं कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? फाइनल कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जैसे हमारे पास फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्या वैसे हमारे पास फाइनल सर्विस और इंटरमीडिएट सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है? अब देखिए, फाइनल सर्विस और इंटरमीडिएट सर्विस को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। आपको मैं छोटे से एग्जांपल से बात करता हूँ। मान लीजिए एक हाईवे है, अब इस हाईवे के ऊपर एक पैसेंजर व्हीकल भी चल रही है, जो कि हो सकता है छुट्टियां मनाने जा रहा हो, दूसरा हो सकता है कि अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहा हो, और इसके ऊपर एक कमर्शियल व्हीकल भी चल रही है। सर्विस तो एक ही है, सर्विस तो वो रोड ही है, वो हाईवे है। अब अगर ये सर्विस किसी पैसेंजर व्हीकल के लिए के द्वारा यूज की जा रही है, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है मेरी फाइनल सर्विसेज। लेकिन अगर यही हाईवे एक कमर्शियल व्हीकल यूज कर रहा है तो वो बन जाता है इंटरमीडिएट सर्विसेज। तो सर्विसेज के टर्म्स में फाइनल सर्विस और इंटरमीडिएट सर्विस एक्सप्लेन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि एंड यूज कौन कर रहा है। सो इसीलिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को ही हम ज़्यादा फोकस में रखते हैं मैक्रोइकॉनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ को हम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम जाएंगे तो फिर उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली एक जो लास्ट पॉइंट है, जो हम ऑलरेडी पुराने वाले लेक्चर नंबर 2 के अंदर मेरे ख्याल से हम कवर कर चुके हैं, कि देयर आर सर्टेन ट्रांसफर गुड्स जो कि सरकार देती है अपने सिटीजन्स को। ट्रांसफर गुड्स को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि जो ट्रांसफर गुड्स होते हैं इनके बदले में हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसको मिलता है? सरकार कहते हैं कि भाई अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको इकोनॉमी के अंदर जॉब नहीं मिल रही, तो आप हमारे यहाँ पे आके रजिस्टर हो जाओ और हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। या आपको कोई हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आपको कोई असिस्टेंस मिलती है। ये भी क्या है कि भाई अगर आप गरीब हो, अगर आप घर खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो आपको एक सर्टेन वैल्यू का घर हम दिलवाने में हेल्प करेंगे, जिसमें थोड़ा पैसे आप डालना, थोड़ा पैसे हम डालेंगे, जिसको मेरे ख्याल से आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम से जानते हो कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। एक और है ओल्ड एज पेंशन। अब ओल्ड एज पेंशन क्या है कि भाई अगर कोई सरकार का मुलाजिम है, सरकार का एम्प्लॉय है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जब तक वो जिंदा है तब तक उसको सरकार पेंशन देती रहती है। एक कॉर्पस बना रखा है सरकार ने, एक फंड बना रखा है, उस फंड के अंदर हर साल बजट का कुछ एलोकेशन जाता है, और उस फंड से सरकार अपने जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उन रिटायर्ड लोगों को ओल्ड एज पेंशन देती है। ये सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट्स है। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये सारी की सारी क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर गुड्स बोलिए, ट्रांसफर पेमेंट बोलिए, बात एक ही है। इनके अंदर ऐसी खास बात क्या है? ट्रांसफर पेमेंट जो है वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम।
रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनके बदले हम सरकार को कुछ नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस जो है सरकार का, सरकार उससे बदले अनएम्प्लॉयड लोगों से कुछ ले नहीं रही है। भाई ठीक है, आप मुझे कोई लैपटॉप दे दो अपने घर का, या कोई अपने घर का फ्रिज दे दो, और बदले में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दो, ऐसा नहीं हो रहा। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको सरकार बदले में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देगी। सिमिलरली फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट, सिमिलरली फॉर ओल्ड एज पेंशन। अब एक एज ओल्ड डिबेट है दो चीजों के बीच में, एक जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट और ओल्ड एज पेंशन। नाउ ये एक बहुत पुरानी डिबेट है और बहुत कंफ्यूजिंग है कि इन दोनों में से कौन सी ट्रांसफर पेमेंट है और कौन सी फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट अगर आपको याद हो, फैक्टर सर्विस के लिए जो प्रोवाइड की जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और जो भी आपको उनके बदले पेमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, आपको लैंड के बदले आपको रेंट मिल जाएगा, लेबर के बदले आपको वेजेस मिल जाएंगी, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बदले आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सारी हमारी फैक्टर पेमेंट्स हैं जो किसी सर्विसेज के अगेंस्ट दी जा रही हैं। नाउ द डिबेट इज कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है और ओल्ड एज पेंशन क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट ये होते हैं कि जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अगर आपके ऑफिस में काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। सरकार क्या करती है, इसकी सैलरी का एक पार्ट ऑफ सैलरी उससे निकाल लेती है। पार्ट ऑफ सैलरी वो इन्वेस्ट कर देती है कहाँ पे, किसी रिटायरमेंट फंड के अंदर। अब जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, ये होता है ड्यूरिंग दी सर्विस, जब उस इंडिविजुअल की सर्विस चल रही है। आफ्टर सर्विस क्या होता है, या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, ये सारे के सारा जो रिटायरमेंट फंड उसके नाम से इकट्ठा हो रखा है, जो कि आपने उसकी सैलरी से ही निकाला था, वो सारा की सारा उसको उसके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्यूमुलेटिव करके आप उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में उसको पे कर देते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट क्या हुआ, सर्विसेज मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सरकार को, ये जो रिटायरमेंट फंड है ये मुझे किसी ना किसी सर्विस जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसके बदले मिल रहा है। तो क्योंकि मुझे एट द टाइम ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा, आफ्टर आई कंप्लीट द सर्विस, आफ्टर आई रिटायर, तब जाके मुझे रिटायरमेंट फंड का पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सर्विस नहीं दे रहा, सर्विस तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ किसी पास्ट ईयर में। तो इसलिए जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो सारी की सारी आपकी फैक्टर पेमेंट होती हैं, और क्योंकि ये फैक्टर पेमेंट है तो ये नेशनल इनकम के अंदर आपको कैलकुलेट करनी होती है। किसी देश की इनकम के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट को भी कैलकुलेट किया जाता है। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन होती है कि पहली बात जिसके बदले आपको सर्विस नहीं देगी, सरकार क्या करती है, सरकार बजट बनाती है, उस बजट में से एक पार्ट उठा के क्या करती है, एक कॉर्पस के अंदर डाल देती है, और इस कॉर्पस से जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं उनको, रिटायर्ड एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट ऑफ सैलरी एज अ रिटायरमेंट ओल्ड एज पेंशन उनको मिलती रहेगी जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। अब इन लोगों ने इसको कमाने के लिए कुछ भी नहीं किया, सरकार आउट ऑफ ग्रेट्युटी उसमें एक फंड बना दिया जिसके अंदर बजट का कुछ एलोकेशन डाल देती है, जिसके बदले वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को कुछ नहीं देती उनसे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई बदले में सर्विस नहीं दी जा रही है, तो इसलिए जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है ट्रांसफर पेमेंट। और क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, सो दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, हम इनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करके नहीं चलते। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं 3-4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आगे जाके जब हम नेशनल इनकम के लेक्चर्स लेकर आएंगे तो उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक दिस टॉपिक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।